रविराज जी, अपना परिचय दीजिए संक्षिप्त गुड आफ्टरनून शब्दों सर। में। गुड आफ्टरनून। संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रवि राज है। मैं बिहार के नवादा का रहने वाला हूँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन 2020 में मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से की है। उसके हम्म। बाद से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगा, जहाँ पहले रेवेन्यू ऑफिसर के पोस्ट पे 69 बीपीएससी के तहत लास्ट ईयर, और फिर 2024 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू मेरा सिलेक्शन आईआरएस आईटी के पोस्ट पे हुआ। आपका ऑप्शनल इतिहास है, तो सर, इतिहास का कौन सा पीरियड आपको सबसे ज्यादा आकर्षित और सम्मोहित करता है? सर, वैसे किसी एक खास काल को कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सारे कालों में मुगल काल मुझे अपेक्षाकृत ज्यादा समृद्ध और इससे ज्यादा। मुगल काल के आपने क्या खूबियां देखी? सर, मुगल काल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि से तो शक्तिशाली था ही और महत्वपूर्ण था ही। जो पूर्व में बंगाल से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में अ, दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। इसके साथ साथ इसमें जो सुलह एक कुल की नीति को लंबे समय तक पालन किया गया, जिस तरह से अलग अलग धर्मों के बीच में सौहार्दपूर्ण संबंध और संवाद स्थापित किए गए, फिर जिस तरह से कई कल्याणकारी कार्य किए गए और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर उस काल में ध्यान दिया गया, तो ये सारी बातें सर मुझे विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। आप मेरे को, क्या आप समझते हैं जजिया लगाना या जबरन धर्म परिवर्तित करना ये कल्याणकारी कारण है, काम है? सॉरी सर, बट अगर देखें तो कुछ शासक जो आरंभ के थे या बाद में औरंगजेब के द्वारा कुछ समय के लिए जजिया कर आरोपित किया गया, लेकिन अगर देखें तो मुगल काल का एक बहुत बड़ा कालखंड, उदाहरण के लिए जो अकबर का काल था, जहांगीर का काल था, जहां शाहजहां का काल था, और यहाँ तक कि औरंगजेब के काल के ही आरंभ के कुछ वर्षों में जजिया कर को आरोपित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त औरंगजेब के द्वारा जब जजिया कर लगाया गया, लेकिन उसके तुरंत बाद बहादुर शाह जब शासक बने उत्तराधिकारी के रूप में, तो उन्होंने जजिया कर को हटा दिया था। तो सर, अगर सिर्फ जजिया कर को देखें तो वो एक संक्षिप्त काल के लिए ही रहा था। चलो, आपकी बात मान लेते हैं। ये नई सर, सूचना है मेरे लिए। पर धर्म परिवर्तन तो हेलो। अकबर के टाइम में भी होते रहे हैं, शाहजहां के टाइम में भी हुए हैं। नेटवर्क। हाँ। अ, सर, जहां तक बात जजिया कर की है, तो निश्चित रूप से मुगल काल के एक काल विशेष में जजिया कर आरोपित किया गया था, किंतु सर वो कालखंड बहुत संक्षिप्त रहा था। और अकबर के काल का अधिकांश हिस्सा, जहांगीर और शाहजहां के काल शासनकाल का लगभग पूरा हिस्सा, उसी तरह से औरंगजेब के कालखंड का एक आरंभिक हिस्सा में जजिया कर को हटाया गया था और वो आरोपित नहीं था। तो सर, मूल रूप से मुगल साम्राज्य एक धर्म निरपेक्ष अगर नहीं भी कहे, तब भी उस कालखंड को देखते हुए बेहद अग्रणी और सहिष्णु राज्य के रूप में रहा था। तो सर, इस आधार पे हम जजिया कर जो केवल संक्षिप्त काल के लिए आरोपित किया गया था, उस आधार पे केवल इसे अ, पश्चिगामी काल के रूप में चिन्हित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सर। आप उस वक्त की संस्कृति, विकास और आर्किटेक्चर को विकास का एक मॉडल के तौर पे देखते हैं, और शांति को। क्या ये शांति सर, स्थायी थी या अस्थायी थी या गुलामी थी? सर, दीर्घ काल तक शांति ही रही। इसे गुलामी के रूप में तो नहीं देख सकते हैं।
इस काल में जिस तरह से समावेशी संस्कृति का उत्थान हुआ है, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग नस्ल, जाति और धर्म के लोगों को के साथ सहिष्णु व्यवहार किया गया, उन्हें पर्याप्त अवसर दिए गए, तो उस काल विशेष मध्य विशेषकर मध्य काल को देखते हुए सर ये निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास था। स्थापत्य के दिशा में क्षेत्र में जो इस तरह की प्रगति हुई, चित्रकला के क्षेत्र में, संस्कृति के ठीक। अलग अलग, लगता है कि ये एक अस्थायित्व का काल था। सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। रवि, आपके डैब में ये है मेंटोरिंग विजुअली चैलेंज्ड अदर स्टूडेंट्स एज वेल एज एस्पायरेंट्स। ये यस मेंटोरिंग क्या करते थे आप? क्या क्या काम करते थे मेंटोरिंग में? सर, इसके अंतर्गत जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे होते थे, या फिर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स होते थे, या कोई और दूसरे भी छात्र या पेरेंट होते थे, मैं सर उनको उनकी मदद किया करता था पढ़ने लिखने में या दूसरे सेक्टर में। क्योंकि सर मैं खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो मैं उनकी समस्याओं को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। हम्म। कोशिश करता है कि मैं उनके लिए कुछ कर पाता हूँ। ओके। तो कितने बच्चे थे ऐसे जिनको आप मेंटोर कर रहे थे? सर मैं इसे एक व्यक्तिगत रूप से तो करता ही था, पर एक एनजीओ के थ्रू भी करता था। तो हम्म। जो मैं उस एनजीओ के द्वारा जो भी बच्चे मेरे संपर्क में आते थे, उस एनजीओ के माध्यम से मैं सर उनका करता था। तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बता सकता हूँ, बट सर हम्म। मैंने 50-60 तो कम से कम बच्चों को इस संबंध में मदद करने की कोशिश की है। तो कितने बच्चे सक्सेसफुल हुए इसमें से कुछ है आइडिया आपको? सर मैंने 3-4 बच्चों को मैं जानता हूँ जो हम्म। आज अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सर मेरे साथ एक थे, उन्होंने वो अभी बीपीएससी के तहत चयनित हुए हैं, और हम्म। अभी बतौर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में एक ऑफिसर के रूप में है। इसके अतिरिक्त सर मुझे कुछ बच्चे जो भी कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम्म। चलिए, तो बिहार से आप आते हैं और बिहार में माइग्रेंट लेबर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत से जो पुरुष हैं वो बिहार में नौकरी नहीं मिलने की वजह से बाहर जाते हैं। यस सर। ठीक है। और पिछले 20 साल से ये क्लेम किया जा रहा है कि अभी बिहार का डेवलपमेंट हुआ है, जंगल राज खत्म हुआ, सुशासन है। तो ये माइग्रेशन की समस्या को क्यों नहीं रोक पाया? अगर सुशासन इतना अच्छा है तो माइग्रेशन क्यों? सर दरअसल माइग्रेशन की समस्या को दूर करने के लिए हमें स्ट्रक्चरल और इंक्रीमेंटल दोनों तरह के रिफॉर्म की जरूरत है, और इस पूरे प्रक्रिया में अपेक्षाकृत लंबा समय लगता है। तो सर ये एक कारण हो सकता है। इस क्रम में सर औद्योगिक विकास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार की लगभग 68% आबादी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और इस कारण से उसमें बहुत ज्यादा डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। तो इस समस्या के समाधान के रूप में लोग प्रायः रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों के लिए माइग्रेट करते हैं। तो बिहार राज्य में पिछले कई लंबे समय के दौरान औद्योगिक विकास की दिशा में प्रयास किया गया है, लेकिन सर इसमें अभी पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकी है, और ये समस्या आज भी बनी है। इसका अर्थ तो मतलब ये हुआ कि जो इंडस्ट्री है उनको बिहार के सुशासन में कॉन्फिडेंस नहीं है। अ, सर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें निश्चित रूप से एक सुशासन एक बड़ा फैक्टर होता है, किंतु सर अन्य फैक्टर भी मिलकर के औद्योगिक विकास को जन्म देते हैं। और सर ये भी हम देखने को हमें मिला है कि विगत कुछ वर्षों के दौरान बिहार में औद्योगिक विकास की दिशा में काफी प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए सर 2024 के आरंभ में और 2023 के आखिरी दिनों में बिहार में इंडस्ट्रियल समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 50,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन किया गया था। और फिर बिहार में के कुछ क्षेत्रों में, विशेष करके मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, इन क्षेत्रों में काफी उद्योगों का अनेक उद्योगों की स्थापना भी हुई है। तो अभी देखिए, नया मनरेगा एक्ट आ गया है, जी राम जी, राइट? सब। और इसमें जो फिस्कल मैनेजमेंट है वो अभी नॉर्म बेस्ड हो गया है।
यस सर। और उसके साथ ही स्टेट पे थोड़ा फिस्कल बर्डन बढ़ जाएगा। यस सर। और उधर आपने जो फ्री बीज दिए हैं अबाउट 1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया है। यस सर। इससे आपको लगता नहीं है फिस्कल मैनेजमेंट और बिगड़ेगा बिहार का? और राम जी जो स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल आएगी? सर मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण बिहार के राजकोष पे अतिरिक्त प्रभाव पर दबाव पड़ेगा। जो अध्ययन किया गया है सर उसके अनुसार बिहार पे लगभग इससे 2800 करोड़ रुपए का वार्षिक अतिरिक्त परिव्यय का बोझ आएगा। तो मैं मानता हूँ कि इससे कुछ समस्याएं और आएगी। किंतु सर दूसरी तरफ हमें ये भी देखना होगा कि इसके कारण जिस तरह से स्ट्रेटेजिक और डेवलपमेंटल तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का या एसेट का निर्माण किया जाएगा वो दीर्घकाल में सर काफी लाभकारी होगा। साथ ही इससे जो रोजगार का सृजन होगा तो इससे लोगों के हाथ में जो धन आएंगे वो सर अंततः राज्य के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करेगा। और इवेंचुअली सर ये राज्य के उत्थान की दिशा में एक प्रयास होगा। बिहार तो पहले भी एक ऐसा स्टेट था नरेगा के टाइम पे कि जिसमें मिनिमम डिमांड था एम्प्लॉयमेंट का। तो फिर इस नए एक्ट से कैसे फायदा होगा? क्योंकि जब आपके लोग वहाँ रहेंगे ही नहीं तो डिमांड कौन करेगा? अब तो खैर डिमांड वाली बात ही नहीं है, सप्लाई वाली बात है। यस सर। सर ये सही है बट इसके साथ साथ हमें देखना होगा कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके पास अब पर्याप्त अवसर होगा। हम्म। अवसर इसके तो इस कारण से उनको लाभ होगा। आपको लगता नहीं कि ऐसा जो अधिनियम आ रहे हैं या फ्री बीज हम दे रहे हैं उससे लो एक्सपेक्टेशन वाली पॉलिटिक्स है, कि पॉलिटिक्स से एक्सपेक्टेशंस लो ही रखनी चाहिए? सर निश्चित रूप से फ्रीबीज एक प्रॉब्लम है और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के ओर के पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। तो सर इसके लिए आवश्यक है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ जो आम जनता है या जो सिविल सोसाइटीज है वो मिलकर के एक डिसीजन ले। और इसमें सर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज से जो जनता है उसकी अवेयरनेस ज्यादा आवश्यक है। चलिए ठीक है रवि, थैंक यू सो मच, ऑल द थैंक यू। बेस्ट। आपका इंटरव्यू कब है? थैंक यू सर। सर 19 जनवरी को। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट जी कपूर साहब। यस। हेलो रवि, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुड सर। आफ्टरनून रवि। रवि, अभी बिहार में एसआईआर हुआ था। आपको सर क्या लगता है एसआईआर जिस तरीके से होना चाहिए था उसी तरीके से हुआ या उसमें कुछ कमियां रह गई? अ, सर कुल मिलाकर के एसआईआर ठीक था। पर इसमें सर एक समस्या जो मुझे प्रतीत होती है कि चुनाव से ठीक पहले होने के कारण इसे विपक्षी दलों का या अन्य दलों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिल पाया। तो सर इसे अपेक्षाकृत पहले किया जा सकता था। इसके साथ साथ जो एक कम से कम सैद्धांतिक रूप से जो समस्या दिखती है कि पर्याप्त अवसर नहीं इसके लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। और पुनः सर इसका एक जो बड़ा कारण था वो था चुनाव से ठीक पहले इसका आयोजन किया जाना। तो अगर सर इसके लिए पर्याप्त समय होता चुनाव से कुछ समय पूर्व ही इसका आयोजन होता तो ज्यादा ये बेहतर होता। इस तरीके से चुनाव से पहले एसआईआर की एक्सरसाइज को करना, क्या लगता है लोगों का विश्वास हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर कम नहीं हो जाता? सर अगर हम देखें तो निश्चित रूप से बिहार में ऐसा हुआ। किंतु बाद में जब अन्य 9 राज्यों में और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया गया तो इसके लिए सर पर्याप्त समय दिया गया। और मुझे लगता है सर ये एक लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर एक बार कुछ त्रुटि हमें प्रतीत होता है तो हम उसके सुधार की दिशा में प्रयास करते हैं। तो अगर पहले इंसिडेंट्स से सर अगर लोगों के विश्वास में थोड़ी बहुत कमी आई होगी तो बाद में लोगों का विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ होगा कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो लोगों की बात को समझ रही हैं और इसके साथ साथ अपनी गलतियों से खुद सीखने के लिए प्रतिबद्ध है। अभी सेंसस को लेकर के सरकार ने एक निर्णय लिया है। आप जानते हैं क्या निर्णय लिया है सेंसस को लेकर के?
सर मैं जो अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ कि सरकार अगले वर्ष सेंसस को आयोजित करने की दिशा में डिजिटल तरीके से सेंसस को कराने के लिए प्रतिबद्धता दर्शा रही है। इसके साथ साथ इसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की भी बात कही गई है। ठीक है। बिहार एक ड्राई स्टेट है, सर ऐसा क्यों? अ, सर वास्तव में जो अ, वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने एक इस संबंध में अपने चुनावों में वादा किया था कि बिहार में शराब के कारण जो समस्याएं आती है उससे वो दूर करना चाहते हैं। और उनका इस संबंध में महात्मा गांधी के द्वारा जो शराब का विरोध किया गया था, जिसके अभिव्यक्ति हमारे संविधान के डीपीएसपी में भी होती है, वो सर उसको कार्यान्वित करना चाहते थे। और सर बिहार में जो सामाजिक आर्थिक दशा है उसको देखते हुए भी सर बिहार को ड्राई स्टेट बनाने की दिशा में एक निर्णय लिया गया। ओके। अ, रवि, मुझे एक बात बताएं कि महिलाओं की स्थिति में आजादी के बाद किस तरह से बदलाव आप देखते हैं? ऐसे कौन से 5 बड़े अधिकार हैं जो महिलाओं को दिए गए हैं? सर आजादी के बाद जो महिलाओं को अधिकार दिए गए उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार राजनीतिक संस्थाओं में आरक्षण का है। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत पहले स्थानीय स्वशासी निकायों में और फिर नारी शक्ति बंधन विधेयक के तहत संवैधानिक प्रावधान करते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में उनको एक तिहाई सीटें आवंटित आरक्षित उनके लिए की गई। दूसरा अगर देखें सर तो महिलाओं को अ, अनुच्छेद 15 में संशोधन करके पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत यह प्राविधान किया गया कि पहले तो महिलाओं के लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद कोई भी कार्य, इस अनुच्छेद की कोई भी बात सरकार को महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकती है। तो ये सर महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार को शक्ति देने के साथ साथ दायित्व देने के दिशा में एक प्रयास था। अवसर कुछ अगर और देखा जाए तो हिंदू कोड बिल के तहत बहुत सारे महिलाओं को पुरुषों के समान लाने की दिशा में प्रयास किया गया है। यथा संपत्ति में समान अधिकार देने की बात की गई है। अ, उनके ठीक, विवाह मैं समझ स- गया रवि, मैं समझ गया। ठीक है रवि, मैंने जो आपसे सवाल पूछने थे मैंने पूछ लिए। अब आपको हम फीडबैक देंगे, ठीक? थैंक यू। थैंक यू सर। रवि जी, पिछले इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स आए थे? सर 180 मार्क्स आए थे। बहुत बढ़िया नंबर आए थे। फिर तो 20-22 नंबर और चाहिए ताकि आपकी मनोकामना, अ, जो आपने दो ऑप्शन दिए हैं, उनकी पूर्ति हो जाए। यस सर। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये बताइए, आपको अपना इंटरव्यू कैसे लगा? सर मुझे ऐसा लगता है सर इसको मैं और ज्यादा संक्षिप्त कर सकता था अपनी बातों को, और हम्म। ज्यादा स्ट्रक्चर कर सकता था। ठीक है, दो बातें होंगी। जहां तक हमने आपके दर्शन किए हैं, आप एक ही दिशा में देख रहे थे। सर दरअसल आई एम विजुअली चैलेंज्ड एंड स्क्विंट एज वेल, तो इस कारण ओके। से सर का प्रॉपर आइडिया नहीं ठीक है, मिल पाता। ठीक है, ठीक है। तीसरा मेरा जो, क्योंकि मैंने इतिहास काफी पढ़ा है और इस पे एक दो किताबें भी लिखी हैं, इस पे इतना ज्यादा महत्व ना दीजिए। यस सर। मुगल्स पे। यस सर। क्योंकि ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स आप दे गए। अगर आप कभी मेरे से मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। यस सर। जजिया अ, अकबर के टाइम से ही खत्म हुआ और औरंगजेब के टाइम में कभी भी वापस नहीं लिया गया। ये सर। फैक्ट है। आप अगर इनकी हिस्ट्रीज पढ़ेंगे, जो बायोग्राफीज हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। यस सर। तो इतना इसलिए इसको ग्लोरीफाई, जो मेरी समझ के है, मैंने आपको
सच्ची बात बताई है कि इससे आपके नंबर में शायद ठीक आ जाए, पर वो लॉजिकल रीजंस काफी नहीं है। यस सर। तो सर किस मेरी मेरे राय को। है कि आप इस पे इतना महत्व ना दीजिए। यस सर। इस पे इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं वो तो चलो ठीक थे, उन्होंने प्राचीन लोक प्रशासन से लिए थे और काफी अच्छे इम्प्लीमेंट किए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक कह सकते हैं, कुछ बातें कहीं से आ सकती हैं, पर यस सर। जहां तक उनके कंट्रोवर्शियल का है कि जजिया नहीं था या धर्म, मेरा एक प्रश्न आपसे धर्म परिवर्तन पे था। यस सर। वो तो वो तो मुगल्स के आते ही शुरू हो गया था, और यस सर। वो निरंतर अकबर के टाइम में भी, जहांगीर के टाइम में भी, शाहजहां के टाइम में भी चलता रहा। यस सर। तो हम उसको फिर जस्टिफाई नहीं ना कर पाएंगे। यस सर। इस राज साहब, इसको मुगल वाले पीरियड पे कुछ राज हैं जिनको राज ही रहने दीजिए। यस सर। सॉरी हाँ, सर, सिर्फ गुप्त काल के बारे में कह सकते हैं क्या? नहीं आप कोई ले लो, अगर आपको मुगल जितने अच्छे हैं तो उनके प्लस पॉइंट ढूंढो, नेगेटिव को थोड़ा डाउन करो। यस सर। मैं नहीं कहता कि आप दिशा और दशा बदल लो, पर उनके यस सर। अच्छे पॉइंट्स लो जो हैं। बुरे यस सर। टाइम, बुरी चीजों की संक्षिप्त में बुराई भी करो, यस उसको सर। जस्टिफाई ना करो। यस सर। ठीक है, ये मेरा यस विचार सर। है। खुद आपने कहा है कि जवाब बहुत लंबे थे और स्ट्रक्चर्ड नहीं थे, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपका जो सिस्टम था वो आपको बार बार धोखा दे रहा था, क्योंकि आपका जो साथी है वो भी प्रयास बहुत कर रहा था, आप भी कर रहे थे, पर बात बन नहीं रही थी। जितना यस भी सर। हम मेरे को ठीक लगा, मैंने आपसे बात अ, आपको इंटरव्यू के पॉइंट्स बता दिए। अब यस सर। इसको थैंक यू स्ट्रक्चर सर। करने का एक ही तरीका होता है, 25-30 मिनट का जवाब बनाओ, 30 सेकंड का। उसके बाद पॉज दो, पहले प्रश्न को सुनो, अच्छी तरह ध्यान से मनन करो 1-2 सेकंड, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई विद इन 30 सेकंड दो। यस सर। दैट्स विल डू ए वंडर, और जो आपके 20-22 कमी आपको लगती है वो ठीक हो जाएगी। यस बाद सर। में आप गियर अप कर गए थे और काफी प्रश्नों के जवाब आपने अच्छे दिए। धन्यवाद। यस सर। थैंक यू सर। यस अभी आपको फीडबैक मिल गया है, आंसर थोड़ा शॉर्ट करने हैं। यस अदरवाइज सर। आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छा फ्लो है आपका। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। और ये यस जो सर। थोड़े आपको दिए गए हैं पॉइंट्स, उन पे काम कर लीजिए। और यस बैलेंस्ड सर। आंसर जो है वो दीजिए, ना ज़्यादा क्रिटिसिज्म ना ज़्यादा वो, मतलब बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड ओपिनियंस, मिक्स ऑफ देम। ठीक है ना? यस सर। तो रैशनल काइंड का आंसर होना चाहिए, रीजनेबल टाइप का। ठीक है। यस सर। अदरवाइज आप अच्छे कैंडिडेट हैं, यू विल डू वेल। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। रवि, आपने काफी अच्छे से इंटरव्यू दिया, काफी कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को सामने रखा। बस जैसा सर ने बताया है कि एक्सट्रीम पर मत जाओ, बहुत ज्यादा यस सर। स्टैंड मत लो किसी चीज का। जैसे मैं भी पूछ रहा था बिहार में जो है ड्राई स्टेट क्यों है, तो आपने बताया कि बिहार में जो प्रॉब्लम्स पीने की वजह से आती है वो ना आए। तो इसका मतलब क्या दूसरी स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है फिर? तो इस बात को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से आप अपना बात को रखें, सीधा स्पष्ट, बिल्कुल सटीक तरीके से, एकदम पे सामने कोई बात ना रखें, थोड़ा सा उसको डिप्लोमेटिक वे में रखें। बाकी शॉर्ट में आंसर दें। मुझे लगता है इतना आप करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर चलिए। एक क्वेश्चन था सर, कि जो मेरा अभी सर भी हाईलाइट किए थे कि मैं यूनि डायमेंशनली देख रहा था, तो सर इस एक्सप्रेशन के स्तर पे मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ जी। किस विषय में आप पूछना चाहते हैं? यस सर, मैं जैसे एक तरफ देख रहा था या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा नहीं थे, तो क्योंकि पहले भी मुझे इस विषय पे बताया गया है कि आपको इस पे काम करना होगा, तो सर इस पे मैं क्या काम बिल्कुल। कर सकता हूँ? देखो, अकेला चेहरा ही नहीं होता, आपकी ये यस सर। पर्सनैलिटी टेस्ट है।
ओवरऑल पर्सनैलिटी आप देखने में सुंदर हैं, कपड़े भी अच्छे डाले हुए हैं, पर बॉडी लैंग्वेज में प्राण प्रतिष्ठा कम है। यस सर। उस पे तो आपको शीशे के सामने बैठ के, मिरर के सामने या किसी के सामने आपको करना पड़ेगा। और इसका एक छोटा सा तरीका होता है, इंटरव्यूअर की तरफ देखो और थोड़ा सा दूसरे इंटरव्यूअर्स की तरफ भी झांकते रहो। यस सर। जब और थोड़ा बहुत हिलोगे तो बात बन जाए। यस सर। और कोई ज्यादा वो नहीं है, पर जो आपकी इम्पेयरमेंट है उसकी वजह से भी हो सकता है, या टेक्नोलॉजिकली जो कमी आई है उसकी तरफ से भी ये हो सकता है कि हम आपको अच्छी तरह समझ नहीं पाए। फाइन। यस सर, सर मैं कोशिश करता हूँ, इन चीजों पे काम ठीक करता है, हूँ। आप थोड़ा सा फिर इसको करिए, बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाए तो बात बन गई। यस, थैंक यू सर। ओके, आप एग्जिट थैंक कर यू सकते हैं रवि जी। सर।